सभी से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। सभी को नमस्कार। आज के इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस पर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री भास्कर सामंत जी, कार्यवाहक महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव जी, मेरे सामने बैठे सभी पूर्व एवं वर्तमान सभी अधिकारीगण, जाबाज जवानों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, आज इस समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज एसीबी के साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है, बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वो उनका होता है जो और जिनके लिए सरकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, क्योंकि कर्ज माफी या सब्सिडी पाने के लिए चक्कर काटते हैं, हमारा गरीब हो, हमारी वो महिलाएं हों जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, चाहे हमारा युवा हो जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा भाई भतीजावाद के अंदर जो उसके साथ व्यवहार होता है वो उसके जीवन को झकझोर देता है। इसलिए सरकारी संस्थाओं जो आम जन के कल्याण के लिए स्थापित की जाती हैं, जब वे ही भ्रष्टाचार की शिकायत हो जाती हैं तो समाज का विश्वास टूटता है। समाज के अंदर जो असमानता पैदा होती है वो समाज के लिए बहुत दुखदायी है। योजनाएं फाइलों में दब जाती हैं, जनता को उसका हक नहीं मिल पाता, गरीब आदमी पीड़ित रहता है। अब इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा है। पहले जो इसका असर था वो सीमित था, लेकिन अब इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा है। यह मैं आम जन की बात कर रहा था जो
अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता हुआ जा रहा है और वो आकार उस तक लेवल तक पहुंच रहा है जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी चिंता हर व्यक्ति को सताने लग गई है और वो स्वाभाविक है, क्योंकि बुराइयों से कोई अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसका विकास चौड़ी सड़कें और बड़ी मंजिलों से नहीं नापा जाता है। व्यक्ति के विचार और उनकी सोच का जो दायरा होता है, उससे उसका आंकलन होता है। समाज के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे उसका हक मिलना चाहिए। अगर उसका हक छीना जाएगा तो क्या उसके मन में पीड़ा नहीं होगी? क्या उसके मन में वो दर्द नहीं उठेगा? यह उसकी पीड़ा नहीं है, यह आज व्यक्ति कोई भी हो उसके अंदर की पीड़ा भी है। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके हक को भी छीना जाएगा, उसके साथ भी दुर्व्यवहार होगा, तो उसको भी उसका दर्द महसूस होगा। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि भ्रष्टाचार दो तरह से आता है। उसकी पहली इकाई और दूसरी इकाई। आप कोई भी देख लें, भाई से भाई में जब घर में से भी चालाकी होने लग जाएगी, भाई दूसरे भाई के साथ कुछ ऐसा करने लग जाएगा, तो वो घर से स्टार्ट होगा। भाई उसको छोड़ देगा, किसी भी कारण से उसको उसकी राहत मिल सकती है, लेकिन वो आदत में आ जाता है। जब वो घर में करेगा तो वो बाहर भी करेगा, घर से स्टार्ट करेगा, वो बाहर भी करेगा, तो वहां उसकी स्थिति खराब होनी होनी है। और ये आपके जीवन में कई ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे। और जो मेरे मित्रों, जो बाहर से करेगा वो लास्ट में घर में भी करेगा, वो वहां से भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए इसको जो मन में विचार करते हैं वो बाहर की कर लें, क्योंकि बाहर से भी कमा के लाता है वो। घर वाले बड़े प्रसन्न होते हैं, घर वाले के मन में प्रसन्नता होती है कि हमारा अनीतिपूर्वक जो ये पैसा कमा रहा है हमारे घर में आ रहा है, हमारा ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। वो लास्ट में घर में भी करता है, जब घर वालों को उसका दर्द होता है कि अगर इसको पहले ही रोक दिया जाता तो हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं होती। ये बुराई है और इस बुराई को मिटाने के लिए हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। लोगों के लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसे को बनाए रखने में हमारी लड़ाई अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, भ्रष्टाचार करने वालों के मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ने, गबन आय से अधिक संपत्ति का पद दुरुपयोग आदि के मामलों को उजागर करने में, जैसे सभी क्षेत्रों में एसीबी ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। पिछले दिनों हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम चला। लेकिन इन जन कल्याणकारी योजनाओं को क्या हम ठीक प्रकार से पहुंचा पा रहे हैं? कभी कभी मैं देखता हूं हमारे ब्यूरो के अधिकारी बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो बदलते हुए चेहरों को देखते हैं। जब ब्यूरो काम करती है और उसकी सर्च करती है, जब उसका चेहरा कैसा होता है, और ब्यूरो जब काम कर देती है तो उसका चेहरा कैसा होता है, वो भाव आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। लेकिन उस भाव को इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये करने से पहले, देखने से पहले, उस गरीब आदमी जो सड़क पर बैठा है
वो युवा जिसको ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाई, उसकी ओर हमें देखना है। वो हमारी बहन दिव्यांग है, उसको उसकी पेंशन नहीं मिल पाई, उनको तरफ हमें देखना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी का हक खाने के लिए, कहीं ना कहीं उनका हक खाने के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए हमें उसको बचाना है जिसको सरकार से उम्मीद है और आप सभी से जो उम्मीद लगा करके बैठा है। ऐसी हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने देखा कि कभी जिस तरह की स्थिति पैदा होती है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी मन को मत मारिए। आपको पूरी तरह से जो काम मिला है उसमें कहीं ना कहीं सरकार तो करती है, लेकिन ईश्वर का भी योगदान है। कि आपको जहां लगाया है वो इसलिए लगाया है, आप जहां ऐसे नहीं आए, आप उसके निमित्त हैं, आपके द्वारा वो होना है। इसलिए मन में कभी ये नहीं हो। हमें हमारी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण कार्रवाई करते हुए अंजाम तक जब तक हम नहीं पहुंच जाए, जब तक हम सांस नहीं लें, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारा काम है। हमें हमारे राज्य को कैसा बनाना चाहते हैं, जैसा हम बनाना चाहते हैं उसके लिए वैसा काम हमें करना ही पड़ेगा। पिछले 1.5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति पर भी हम त्वरित निर्णय ले रहे हैं। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17(a) के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। हमने भ्रष्टाचार, अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए हैं और हमने उनकी पेंशन रोकने का भी काम किया है। आमजन की सहूलियत के लिए हमने सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल पर ब्यूरो के हेल्पलाइन 1064, व्हाट्सएप नंबर 9413-502-834 प्रदर्शित कराए हैं। हमारी इस पहल से आमजन को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों के लिए आसान प्लेटफॉर्म मिला है। हमारा स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जा रही है। अब एसीबी नई ऊर्जा एवं पूरी क्षमता के साथ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने अपने ही एक एडिशनल एसपी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया कि ब्यूरो के अंदर भी पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर एसीबी के अधिकारियों एवं कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई देता हूं और मैं उनसे इतना भी कहना चाहता हूं कि एसीबी के साथ ही पूरे पुलिस प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कोई भी हो, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एक बात और मैं हमेशा कहता हूं, और वो इसलिए कहता हूं कि जब मैं बात करता हूं तो मेरे को लगता है कि कई अधिकारी मेरे को कहते हैं कि साहब करें, लेकिन हमको इस तरह की व्यवस्था नहीं है, साधन की, संसाधन की। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिए जो भी साधन संसाधन की आवश्यकता है
मैन पावर की आवश्यकता है, इसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे, तंत्र मजबूत नहीं होगा, जब तक हम पूर्ण रूप से काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें ऐसा सिस्टम भी होना आवश्यक है, मजबूत सिस्टम को लाएं। व्यक्ति को एसीबी में लेने के लिए कोई भी मजबूत एवं विकसित तंत्र बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति उस पर भरोसा करता है। वो भरोसा किसी कीमत में नहीं टूटना चाहिए, और जब वो भरोसा नहीं टूटेगा तो आम जन का उसको लाभ मिलेगा। जिसमें हम हमारा तंत्र को मजबूत करें, उससे किसी भी तरह की विचार उत्पन्न होने में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं। कभी कभी स्थिति बनती है, बाड़ी खेत को खाने लगती है। मेरे भाइयों, जब बाड़ी खेत को खाने लगेगी तो उस खेत में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारा तंत्र मजबूत हो, उसमें विश्वसनीयता हो, काम करने का जज्बा हो, उसके मन में किसी तरह का भाव, गलत भाव पैदा नहीं हो, यह भी हमें सुनिश्चित करना है। और हमने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ साथ हमारी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसका परिचय हमने प्रदेश में हमारी सरकार बनने के साथ ही दे दिया है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, हमने गैंगस्टरों के निपटने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का प्रभावी कदम उठाए हैं। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती प्रारंभ की है। नए 8 जिलों में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों को स्वीकृति प्रदान की है। पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही 500 कायलिका पेट्रोलिंग टीम का गठन भी हमने किया है। इसमें और आवश्यकता होगी, मैं कहता हूं, जो भी आवश्यकता होगी हम उसको करेंगे, लेकिन हमारा तंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, हम जब तक उस भ्रष्टाचारी को ठीक प्रकार से जो उसको जहां सजा देनी चाहिए वो सजा हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे तंत्र को मजबूत करते हुए जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसको लेकर के हम उस पर काम करेंगे। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए भी अनेक कदम उठा रही है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बन सके। हम पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित करने जा रहे हैं। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना कर रहे हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रियान्वित एवं विस्तार का राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए नए पदों की सृजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। हमने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों की वर्दी भत्ते को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए भी किया है। पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता भी 2,400 रुपए से बढ़ाकर के 2,700 रुपए कर दिया है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अलावा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्री की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस की नई इकाइयों हेतु 250 लांगरी पदों का सृजन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग के कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी भी की है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी हमने जारी की है। मित्रों, रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों अपराध है। कभी कभी हम क्या होता है कि रिश्वत देने वाले को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन लेने वाले को हम क्या करते हैं, हमने उस लेने वाले को भी पकड़ना चाहिए।
क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी वो ही है। लेकिन उस पर हम दया का भाव अपनाएं, यह ठीक नहीं है। जितना दोषी देने वाला है उतना लेने वाला भी है। देने वाला लेने वाला दोनों को अगर हम ठीक प्रकार से करेंगे तो उसमें कई बातें भी निकल करके आएंगी और आगे देने वाला भी इस बात को सोचेगा और लेने वाला भी इस बात को सोचेगा। अपराध को रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आपको कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे तो बिना डर के सूचित करें। और मैं अभी कह रहा था, ये जो आपने आज नंबर दिया है पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसका सभी स्तरों पर इसके लगे हुए हैं, लेकिन और भी लगे ज्यादा। हर ऑफिस में इसका नंबर बाहर बड़े एक बोर्ड पर लगवा करके हम इसको हर ऑफिस के बाहर लगाएं, सभी जगह हमारे इसको प्रसारित करें। अगर हो सके तो हम एक विज्ञापन के माध्यम से भी हम इसको बार बार प्रसारित करें, जिससे कि लोगों के मन में यह आ जाए कि अगर हमको कहीं किसी तरह की परेशानी हो रही है तो इस पर वो फोन करके आपको बता दें। आपकी एक छोटी सी जानकारी भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को उजागर कर सकती है। आपकी भागीदारी ही इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी। एसीबी की स्थापना के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें जनसंवाद, मीडिया और गोष्ठियों के माध्यम से आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किया जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है। इसमें प्रदेश के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारे नैतिक जो मूल्य हैं उनमें गिरावट जो आ रही है, हम कितने भी बड़े बन जाएं, समाज में सम्मान लेने के लिए आपको नैतिक मूल्यों पर रहना पड़ेगा। और मित्रों, मैं कभी कभी कहता हूं, कई लोग मेरे को सुनते हैं, वो बाद में हंसते भी होंगे, मुझे यह भी पता है, लेकिन उनके जीवन में यह दिन आएगा जो भ्रष्टाचारी है उसको कभी भी उसका बेटा या उसका जो उसने अपना कोई भी आदमी अगर लगा रखा है, बुढ़ापे में पानी नहीं पिलाएगा। मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे इसी जीवन में मैंने देखा है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी अंत में क्या दुर्दशा हुई है। ऐसा नहीं है वो आपकी नजरों से बच जाए, लेकिन वो और भी है कोई जो देख रहा है, उसकी नजरों से नहीं बच सकता, किसी की कीमत पर नहीं बच सकता। इसके खिलाफ भी मैं देखता हूं। जब मैं ये बात कहता हूं तो कई लोगों के गले नहीं उतरती है। क्या बना जाओगे? अरे उस बच्चे में संस्कार डालिए, बच्ची में संस्कार डालिए, वो जीवन भर काम आएंगे। अगर भ्रष्टाचार की जोड़ से जुड़ गए ना तो उसका भी जीवन खराब और आपका भी जीवन खराब। आप 3 पीढ़ियों का जीवन खराब करने का काम कर रहे हैं, यह भी मैं कहना चाहता हूं। और मेरे भाइयों, आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जहां से आता हूं, मैं जिस परिवार से आता हूं, आप जाकर के देख करके आना। मैं छोटे लघु नहीं कह सकते, लेकिन छोटा किसान कह सकते हैं। मैं एक छोटे किसान परिवार से आता हूं। आज मैं आपसे कह सकता हूं कि नीचे अगर आप देखोगे, जिन लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जिन लोगों को आपके ऊपर भरोसा है, अगर वो भरोसा उठ गया तो समाज में जितनी अव्यवस्थाएं हो जाएंगी उनका जिम्मेदार कौन होगा? अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप सभी राजस्थान के इस नेक कार्य में लगे हुए हैं। ये एक बहाना होगा कि आप एसीबी में आ गए, ये बहाना नहीं है। हो सकता है कई को वैसे ही लगाया हो,
कई को अच्छे काम की वजह से लगाया हो, लेकिन वो लगाया नहीं है, आपके द्वारा काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए आपको लगाया है। यह उसकी मर्जी है, क्योंकि उसको आपके ही द्वारा अंजाम मिलना है, आपके ही द्वारा उसको वो दंड का भागी होना है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो भी काम मिलता है उसको जिस तत्परता के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस आत्मीयता के साथ हमें करना होगा। और कई की कहानी भी लिखी जाएगी, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबकी कहानी लिखी जाएगी। लोग कहेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या किया, जीवन का सतोल तोल पूरा मिल जाएगा। और ये जनता है, पूरा देखती है, देख करके उस पर उसका आंकलन भी करती है। कई व्यक्ति कहते हैं कि मेरे तो कोई नहीं देख रहा है, गलत काम 7 तालों में भी कर दिए, वहां से भी आ जाएगा नजर में, कोई नहीं छुपा सकता। हमारा चेहरा कितना भी साफ हो, गलत काम के धब्बे हमेशा उसके चेहरे पर रहेंगे, यह भी आपको विश्वास होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इस मौके पर इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आशा हो आप। आशा इसलिए कि जो भी आप देखते हैं, जो भी भ्रष्टाचार करता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना व्यक्ति के ऊपर कुठाराघात होता है। कभी आपको इस तरह की सोच पैदा हो कि मैं क्यों करूं, तो उस गरीब बुढ़िया की तरफ देख लेना, दिव्यांग बहन की तरफ देख लेना, उस बेरोजगार युवक की तरफ देख लेना, गांव के उस किसान की तरफ देख लेना, उस मजदूर की तरफ देख लेना, आपके घर में जो काम करने वाली बाई आती है उसके बच्चों की तरफ देख लेना, आपका मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसके लिए है? आखिर हमारा ये जीवन किसके लिए है? यह श्रेणी तो वो है जो आप अपने प्रयास से, कितनी मेहनत से, ईश्वर के आशीर्वाद से आपको काम करने का मौका मिला है। अगर हमारी दिशा भटक गई तो आखिरकार क्या होगा? हमें हमारी दिशा को ठीक करते हुए जो राजस्थान का 0 टॉलरेंस का जो जनता के बीच वादा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उस वादे को आपके द्वारा पूरा होगा। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके बीच में 24 घंटे खड़ा हूं। आपकी समस्या का समाधान मेरा काम है, और राजस्थान की जनता की समस्या का समाधान करना आपका काम है। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। कितने लोगों को आपसे उम्मीद है, राजस्थान के उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सरकार से कितनी उम्मीद रहती है? सरकार के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या होता है? जहां कोई वो लाभ लेने जाता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है? क्या मान करके चलता है? कभी हमने विचार किया है क्या? अरे मेरे भाइयों, 3 स्थिति में आता है व्यक्ति। अभाव में आता है, दूसरा भाव में आता है, तीसरा आपके प्रभाव में आता है। अभाव में आता है तो हम भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य में आता है, भाव में आता है, अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं, प्रभाव में आता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। और आपके द्वारा अभाव में, भाव में, प्रभाव में, और अगर वो प्रभाव में आता है तो अति सौभाग्यशाली है।
वो व्यक्ति नहीं है, वो एक जीती जागती एक आत्मा है, परमात्मा है। अब इस भाव को हम अगर मन में डाल लेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। ये मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हम ईश्वर को प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि ईश्वर हमारे मन को खराब मत करना, हमारे मन को खराब मत करना, यह हम उससे मांगते हैं कि किसी तरह से हमारा मन खराब नहीं हो जाए। और इसीलिए जो ताला लगता है वो चोर के लिए नहीं लगता है। चोर तो इनके प्रकार उसको तोड़ने के चक्कर में आता है, तोड़ता भी है। ताला जो लगाया जाता है वो साहूकार के लिए होता है। वो साहूकार के लिए इसलिए होता है कि किसी भी कारण से इसके मन में दुष्प्रभाव पैदा नहीं हो जाए, ऐसा मन में विचार नहीं आ जाए कि मैं इस ताले को खुला देख करके इसमें कोई वस्तु में देख लूं और इसको मेरे मन में लालच पैदा हो जाए। वो इसलिए लगता है। हमारे विचार, हमारा संस्कार, हमारी नियति, इन सारी बातों को हमारी संस्कृति और विचार में देख लीजिए। हमारे पूर्वजों ने कितना किया। अभी भी कई देखते हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां ताले नहीं लगते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें किसी तरह की कोई विघ्नता नहीं है। कई कार्यालय भी ऐसे हैं कि जिनमें किसी तरह का इन सारी चीजों का प्रभाव नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि राज्य के विकास में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। ये दूर तक बात जाती है, जैसा कि हमारे सीएस बता रहे थे, हमारे डीजी साहब बता रहे थे कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, वो हर क्षेत्र में जहां संभावनाएं देखी जा सकती है, कोई सा भी क्षेत्र हो। अभी मैंने माइनिंग की मीटिंग ली थी, माइनिंग का कार्यक्रम भी यहां हुआ था। माइनिंग में हम 85 तरह के मिनरल हमारे निकलते हैं, 57 प्रकार के मिनरल हम निकाल रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान श्रेष्ठ है, उद्योग की दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि दिल्ली हमारे नजदीक है, केंद्रीय राजधानी। शिक्षा, चिकित्सा, अगर अभ्यारण्य की बात करें, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, राजस्थान अपने आप में अनूठा प्रदेश है। क्षेत्र भर की दृष्टि से भी देश में पहला क्षेत्र है। बहुत बड़ी संभावना है। अगर यहां की रिपोर्ट अगर कई तरह से गलत जाती है तो उसका प्रभाव कितना होता है, और एक अच्छी रिपोर्ट जाती है, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, आम जन की रिपोर्ट जाती है, सभी लोगों की रिपोर्ट जाती है, तो एक अच्छा संदेश जाता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि आप सभी की सहयोग और आपका काम, आपकी श्रेष्ठता और आपके जो कह सकते हैं कि राजस्थान को जीरो टॉलरेंस पर लाकर के खड़ा करना, उसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका को बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बना है, उत्कृष्ट राजस्थान बना है। 8 करोड़ जनता ने जो सपना सरकार से देखा है उसको पूरा करने का काम करें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। पुनः एसीबी दिवस के इस अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे जो पूर्व डीजी, एडीजी जो बैठे हैं वो आए हैं, उनका भी सहयोग मिले पूरी तरह से राजस्थान की सरकार को, ये भी मेरी अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायक, प्रभावशाली, मार्गदर्शी और जन जागरूकता